हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर है। हमारे नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक चल रहा था जिसमें अनुच्छेद हमारे सारे हो गए हैं। नीति निर्देशक तत्व के जितने भी अनुच्छेद हैं आपके 3-3 नंबर में आ सकते हैं। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है हम ये देख लेते हैं। तो एक बन सकता है नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना, है ना। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या एक और शब्द आता है कभी कभी, समालोचना। समालोचना मतलब होता है आपको इनकी जो विशेषताएं है या इनका जो महत्व है वो भी बताना है और इनकी आलोचना भी लिखनी है, मतलब दोनों को मिक्स करके लिखना है, ठीक है। दूसरा है नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि आप महत्व बताइए इनका या उपयोगिता बताइए। तो ये हम 50 शब्द के हिसाब से तैयार करेंगे। 50 शब्द में आता है ना हमारा क्वेश्चन मेंस में, तो हम उसके हिसाब से तैयार करेंगे। तो ये तीनों एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे। अब हमने मूल अधिकार जब पढ़ा था तब हमने कहा था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर और बताना है या उनकी तुलना करनी है। तो हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर या इनकी तुलना या विभेद ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कहीं भी बने, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो अब हम पढ़ने वाले हैं। नीति निर्देशक तत्वों का अंतर हमने इसलिए नहीं पढ़ा था मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का, क्योंकि हमारे नीति निर्देशक तत्व तब हुए नहीं थे, तो अंतर उतने अच्छे से समझ में आता नहीं। अब हमारे नीति निर्देशक तत्व भी हो गए हैं और मूल अधिकार भी हो गए हैं, तो अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे दोनों में अंतर जब हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। ये इस मेंस में नहीं आएगा तो आगे किसी मेंस में आ सकता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आलोचना आयोग ज्यादातर पूछता है और आपका टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, तो इसकी आलोचना आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इस आंसर को 200 शब्दों में जरूर तैयार करना, ठीक है। यहां हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि किन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है। इसके लिए लिखित नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही, क्योंकि और कोई सोर्स फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने ज्यादा कोई तामझाम वीडियो बनाने के लिए, क्लास बनाने के लिए नहीं किए हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू, आप मुझे जब टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया लेके जैसे कोई भी लिखित नोट्स मुझे प्रोवाइड कराने होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसका नंबर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप मुझे उस नंबर पे टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया करके टॉपिक का नाम लिख के भेजिए। बस आपको इतना ही लिख के भेजना है, ठीक है। तो आपको उस टॉपिक के लिखित नोट्स मैं दे दूंगी अपने। इसके लिए मैंने कोई ज्यादा तामझाम, क्योंकि क्लास के लिए मैंने ना कोई ग्रुप बनाए हैं, जो भी मुझसे मांगता है मैं इस तरह ही सबको दे रही हूँ, सबको इसी तरह दे देती हूँ। तो मैंने कोई ज्यादा तामझाम करे नहीं, क्योंकि उसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता। और जैसे कि मेरे चैनल का नाम है कि टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया, तो मैं जाहिर सी बात है मैं भी टारगेट कर रही हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने क्या किया है कि बहुत शॉर्ट कोई तरीका ढूंढने की कोशिश की थी कि मैं आपको वो नोट्स दे दूं। तो आप बस मुझे 2 लाइन लिखना, टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया, मैं समझ जाऊंगी और टॉपिक का नाम मैं समझ जाऊंगी आप वीडियो देख के आए हैं और आपको इस टॉपिक के नोट्स से चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम यही कवर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 शब्द में भी आ सकता है और 50 शब्द में भी आ सकता है, ठीक है। 3 नंबर में भी आ सकता है। यदि पूछ ले कि किन आधारों पर आलोचना की जाती है तो 2-3 पॉइंट लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको शॉर्ट में समझते हैं और हम इसकी पूरा डिस्क्राइब करके पूरी व्याख्या सहित, पूरे पॉइंट की व्याख्या सहित आपको लिखित नोट्स कहां पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए पहली आलोचना इसकी की जाती है
तो कोई कानूनी शक्ति नहीं है, कोई कानूनी शक्ति नहीं। हम पॉइंट यहां पे इतना ही बना रहे हैं, इनके अंदर क्या लिखना है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो 200 शब्दों में यदि आपको लिखना है या 50 शब्द में भी लिखना है तो आप इन पॉइंट को थोड़ा शॉर्ट कर देना, है ना, हेडिंग यही रखना, थोड़े शॉर्ट कर देना, अपनी बातों को थोड़े शॉर्ट तरीके से कह देना। 200 में लिखना है तो 200 शब्द के हिसाब से तो हम पूरा आंसर तैयार कर ही रहे हैं, क्योंकि आपके पास मटेरियल होगा तो आप इजिली उसको शॉर्ट भी कर सकते हो। 3 नंबर में पूछे तो सिर्फ हेडिंग लिख देना, ठीक है। तो कोई कानूनी शक्ति नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे तो हमने अनुच्छेद 37 में ही देख लिया था कि ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। मतलब कोई न्यायालय इनको लागू नहीं कर सकता, यदि राज्य इनको लागू करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। इसे किसी न्यायालय में जाके जैसे हम मौलिक अधिकारों को लागू करवा रहे थे, इनको लागू नहीं करवा सकते। तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई कानूनी शक्ति इनको नहीं है, ठीक है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, यहां शॉर्ट में समझ लीजिए। दूसरा है तर्कहीन व्यवस्था। तर्कहीन व्यवस्था क्या है भाई? इनमें क्या है कि कहीं पर्यावरण की बात करी है, कहीं काम की बात कर रहे हैं, कहीं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं लोगों को। मतलब ये व्यवस्थित नहीं है। जैसे हमारे मूल अधिकार थे ना कि हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दे दिया, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, फिर 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया था। तो ऐसे क्रम से नहीं है ये, है ना। तो कई इनमें रोजगार की बात कर रहे हैं, कई इनमें प्रसूति सहायता की बात कर रहे हैं। मतलब इनका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है कि पहले रोजगार की बात, पहले रोजगार की बात कर दी, फिर क्या कर दिया, फिर सामाजिक न्याय यदि आप सुनिश्चित करा रहे हो तो उसकी कर दी, किसी वर्ग को आप विशेष सहायता दे रहे हो तो फिर उसकी व्यवस्था अलग से कर दी, फिर पर्यावरण की बात कर रहे हो तो पर्यावरण के लिए अलग से एक पर्यावरण के लिए अलग से कर दी, ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहीं भी कुछ भी दिया है ऐसा आलोचक कहते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, आलोचकों ने ही कहा है कि इनकी तर्कहीन व्यवस्था है। मतलब ये तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर क्या नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरी आलोचना हो गई। तीसरा क्या है कि ये रूढ़िवादी है। कैसे है रूढ़िवादी? रूढ़िवादी कैसे है? तो एक व्यक्ति थे जो कि राजनीतिक शास्त्री थे, उनका नाम था सर आइवर जेनिंग्स। इन्होंने क्या कहा था कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 19वीं सदी का जो इंग्लैंड था उसके राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। तो हमें स्वतंत्रता कब मिल गई थी? 20वीं सदी में, है ना। 1947 में 20वीं सदी चलने लगी। तो इन्होंने कहा था कि ये 20वीं सदी के मध्य तो क्या होंगे, बहुत उपयोगी होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि ये 20वीं सदी मतलब जैसे ही हम स्वतंत्र हो गए और हमें एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, जब हमें कुछ भी अधिकार नहीं था, हमारे पास गरीबी थी, भुखमरी थी, है ना, तो ऐसे में कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल कुछ नहीं थे, तो राज्य ने सब कुछ हमें प्रोवाइड कराना शुरू किया। तो इसलिए इसका क्या कहना था कि 20वीं शताब्दी के मध्य में तो ये बहुत उपयोगी रहेंगे। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि क्या ये 20वीं शताब्दी के बाद यानी 21वीं शताब्दी से ये अनुपयोगी हो जाएंगे। इन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। लेकिन आलोचक ये मान के चल रहे हैं कि एक टाइम के बाद जब लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो ये अप्रचलित हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए आलोचक इस आधार पर भी इनकी आलोचना करते हैं कि रूढ़िवादी है, मतलब ये 19वीं सदी का जो इंग्लैंड था उसके राजनीतिक दर्शन जो थे उन पर आधारित है, इसलिए एक टाइम के बाद ये अप्रचलित हो जाएंगे, इसलिए आलोचक इनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट अपना है संवैधानिक टकराव। संवैधानिक टकराव की संभावना, ये क्या है? तो आपने एक नाम सुना होगा, केस संथानम। भ्रष्टाचार के ऊपर इनकी समिति बनी थी। केस संथानम का नाम जब आप पढ़ोगे आगे तो आप बहुत बार सुनोगे, इनकी भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत फेमस समिति थी। मैं मान के चल रही हूँ कि आप प्री मेंस पढ़ रहे हो तो आप प्री देके आए हो, और प्री में इनका नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि इनकी सिफारिश पर ही सीबीसी जो हमारा प्री का टॉपिक है उसकी स्थापना हुई थी। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप प्री नहीं पढ़े हो तो आप मेंस भी मत पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका मेंस भी आपको आपकी 40-60% तैयारी आपका मेंस ही करवा देता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो चीजों के फैक्ट पढ़ने हैं उसे आप डिटेल में ही पढ़ चुके हो, तो आपके फैक्ट आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई पहले प्री पढ़ना ज्यादा कंफर्टेबल समझता है फिर मेंस पढ़ता है, तो वो एक शुरुआत के लिए भी अच्छा है। लेकिन यदि आपको मेंस अच्छे से कहीं से आपको सोर्स मिल रहा है, मेंस अच्छे से आप कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, या दोनों साथ साथ में कर रहे हो तो वो भी ठीक है। तो केस संथानम का नाम आपने सुना होगा, भ्रष्टाचार के ऊपर इनकी बहुत फेमस समिति थी, नहीं सुना है तो सुनोगे। तो ये केस संथानम जो थे, इन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व है, इनकी वजह से केंद्र और राज्य के बीच भी टकराव हो सकता है। अब केंद्र और राज्य दोनों संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है, संवैधानिक टकराव की संभावना। इन्होंने कहा कि पीएम और राष्ट्रपति के बीच भी टकराव हो सकता है, और इन्होंने कहा कि इसी सेम स्थिति मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच भी हो सकती है टकराव की। कैसे हो सकती है? मान लीजिए कि केंद्र ने निर्देश दिए कि भाई आप किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करिए, मान लीजिए कि सबको रोजगार दीजिए, लेकिन राज्य के पास उतने संसाधन ही नहीं है कि वो सबको रोजगार दे। ठीक है, तो यानी वो उसका पालन नहीं कर पाएगा। तो केंद्र इस आधार पर उस सरकार को, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है कि इनका शासन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है। कैसे नहीं चल रहा है? क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था तो ये कहती है कि आपको केंद्र के निर्देशों का पालन करना होगा, यही संघीय व्यवस्था की आधार है हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं करा, तो इसलिए वो सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो इस तरह केंद्र और राज्य में टकराव हो गए। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा कहा था कि पीएम और राष्ट्रपति के बीच टकराव हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए कि संसद ने, या भाई पूरी मंत्री परिषद का पूरे का मुखिया होता है पीएम, और संसद ने कोई भी, इस पीएम की जो सरकार है या संसद ने कोई भी विधेयक पास किया है, संसद ने कोई भी विधेयक पास किया है, अब ये विधेयक संसद के पास होने के बाद कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास, तभी तो ये अधिनियम बनेगा ना। लेकिन ये विधेयक कैसा है कि किसी नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसको नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य की बाध्यता तो है नहीं, मतलब राज्य चाहे तो उनको लागू कर सकता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता। तो इन्हें हम न्यायालय जाके लागू तो नहीं करा सकते। लेकिन राष्ट्रपति के पास अब जब ये विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति इस पर साइन करने से मना कर देते हैं, है ना, जबकि ये तो इनकी सलाह पर काम करेंगे। लेकिन मान लो ये मना कर देते हैं कि नहीं भाई, इसमें तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि अनुच्छेद 37 तो क्या कहता है कि शासन संचालन में मूलभूत है, तो कोई भी मंत्रालय इनकी अनदेखी कैसे कर सकता है, और ये साइन करने से मना कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति हो जाएगी। हालांकि
ये इसी की सलाह पर काम करता है, लेकिन इसे कुछ विशेष पावर भी तो है कि ये किसी भी उसको रोक सकता है, अपने यहाँ पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। आपने प्री में पढ़ा होगा ना, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है मतलब किसी उसको रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो वही चीज है। तो इन दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सेम स्थिति सीएम और राज्यपाल के बीच भी हो सकती है। मतलब मान लो कि यदि सीएम कोई विधेयक पारित करा के इनके पास भेजता है और ये इसको मना कर देते हैं कि नहीं भाई, इसमें आप नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहे हो, तो इनमें भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, है ना। तो ये इस आधार पर मना कर रहे हैं क्योंकि संविधान क्या कहता है कि शासन संचालन में ये मूलभूत है, तो आप कैसे उनकी अनदेखी कर सकते हो। हालांकि ये इन्हीं की सलाह पर काम करता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति आई तो क्या हो सकता है, टकराव हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हमारे लगभग 200 शब्द में हमारा ये आंसर 4 पॉइंट में हम इनको डिस्क्राइब कर देंगे। इन 4 आधारों पर, मुख्य 4 आधार ही हैं जिनके आधार पर आलोचक इनकी आलोचनाएं करते हैं। तो हम इनमें इनको 200 शब्द के हिसाब से लिख लेंगे। यदि आपको 50 शब्द में करना है तो आप इन्हीं पॉइंट को थोड़ा छोटा कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। मतलब मान लीजिए हम यहाँ ये चीज समझा रहे थे 200 में कि इनके बीच टकराव कैसे हो रहा है। यदि हमें 50 शब्द में लिखना है तो हम टकराव को एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि केस संथानम के अनुसार इनके कारण क्या हो सकता है कि केंद्र और राज्य के बीच टकराव हो सकता है, पीएम और राष्ट्रपति के बीच हो सकता है, सीएम और राज्यपाल के बीच हो सकता है टकराव। ठीक है, तो इसी तरह हम संक्षिप्त करके पॉइंटों को 50 शब्द में लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं या महत्व, है ना, या उनकी उपयोगिता। तो ये है हमारे नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं या महत्व निम्नलिखित है। कौन कौन सी है तो हम देख लेते हैं। पहला है कल्याणकारी राज्य के निर्माण में सहायक होते हैं। भाई कैसे कल्याणकारी है, तो हमने नीति निर्देशक तत्वों में जब अनुच्छेद पढ़े थे तब हमने देख ही लिए थे कि राज्य के बहुत सारे कर्तव्य निर्धारित किए हैं कि वो प्रसूति सहायता देगा, वो रोजगार देगा, दुर्बल वर्गों की देखरेख करेगा, लोक सहायता देगा जो बीमार होंगे, बुढ़ापे में होंगे, है ना। तो इस तरह से राज्य का क्या कल्याणकारी रूप वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य को कल्याणकारी बनाने की कोशिश करते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित उच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। हम प्रस्तावना पढ़ चुके हैं, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रस्तावना पढ़ के आइए। प्रस्तावना में कुछ दिए थे कि जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 46 में हमने देखा था कि जो दुर्बल वर्ग है, समाज के दुर्बल वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति है, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने का प्रयास कर रहा था। मतलब ये क्या कर रहा था, सामाजिक और आर्थिक न्याय दे रहा था उनको। तो इसलिए जब ये सामाजिक आर्थिक न्याय दे रहा है, यानी ये प्रस्तावना में जो परिकल्पित जो भी उच्च आदर्श है, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय है, समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, ये सब प्राप्त कराने के क्या करते हैं, नीति निर्देशक तत्व सहायता करते हैं। इसलिए इनकी उपयोगिता हो गई, या इनकी विशेषता भी है, या इनका ये महत्व भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की सहायता इनका मूल उद्देश्य होता है। वही बात है कि भाई क्या कर रहे हैं, ये रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, उन्हें पर्याप्त वेतन देने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी अर्थ और शिक्षा संबंधी हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मूल अधिकार क्या कर रहे थे वो ज्यादातर कि भाई राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता, राज्य के अंदर हमें क्या स्वतंत्रताएं मिली है, तो वो वहां पे हमें राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित कर रहे थे। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, भाई हमें आर्थिक और सामाजिक
न्याय दे रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना इनका मूल उद्देश्य होती है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे कर रहा है कि राज्य सारी व्यवस्थाएं देने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये उसका कर्तव्य है। ठीक है, संविधान की जो उच्च आदर्श है जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय है ना, अवसर की समता, तो वो सब प्राप्त कराने का कोशिश कर रहा है राज्य यहाँ पे। इसलिए क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना में जो उच्च आदर्श है उनको प्राप्ति में सहायता दे रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में मदद करते हैं। ठीक है, यह उनका मूल उद्देश्य होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट देखते हैं, क्योंकि हमें 50 शब्द में करना है तो हमारे लगभग 5 पॉइंट हो जाए तो वो सफिशियंट है। ठीक है, ये शासन संचालन में मूलभूत है। कौन मूलभूत है? नीति निर्देशक तत्व, और इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये तो हमसे आर्टिकल 37 में ही कह दिया था कि भाई नीति निर्देशक तत्व जो है वो शासन संचालन में मूलभूत होंगे और इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, आर्टिकल 37 में ही कह दिया था हमसे, मतलब शासन कोशिश करता है कि ये आप जब भी कोई कानून वगैरह बनाता है तो कोशिश करता है कि इनका पालन हो, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है और संविधान अपेक्षा करता है कि कर्तव्य अपने नागरिक भी निभाएंगे और राज्य भी निभाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इनको लागू करने के लिए व्यवस्थाएं करता है, कई प्रकार की योजनाएं बनाता है। ठीक है, तो वो चीज है। अगला है, विधि की संवैधानिकता जांचने में न्यायालय इनकी सहायता ले सकता है। देखो, मान लीजिए आप कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हो और ऐसा कोई कानून बन गया है कि कोई पर्टिकुलर किले में आप एंटर नहीं हो सकते। ऐसा होते हैं ना बहुत सारे किले, या नेशनल पार्क के जो कोर एरिया होते हैं वहां भी आप नहीं जा सकते। ठीक है, हो सकता है जानवरों को आपसे खतरा हो या आपको जानवरों से खतरा हो। तो ऐसे बहुत सारे नियम या कानून या विधि होते हैं ना कि हम इस एरिया में एंटर नहीं हो सकते, हम इस स्मारक में नहीं जा सकते। लेकिन हमें अनुच्छेद 19 तो स्वतंत्रता देता है कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो फिर ऐसा कानून कैसे बन गया? राज्य ने हमारे जो हमारा मूल अधिकार था उसमें उसका उल्लंघन किया है। और यदि ऐसा होता तो हम फिर न्यायालय जा सकते थे। ठीक है, न्यायालय में जा सकते हैं ना कि भाई राज्य क्या कर रहा है, हमारे मूल अधिकार का हनन कर रहा है, और हम न्यायालय जाते हैं और राज्य ने अपना पक्ष रखा कि नहीं भाई, हमारा तो क्या था, कर्तव्य था। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल इसको हटा देते हैं। राज्य कह रहा है कि आर्टिकल 48 का आर्टिकल 49 राज्य कह रहा है कि इसमें हमारा कर्तव्य है कि हम वन और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, उनकी संवर्धन करेंगे, उनका विकास करेंगे। तो भाई उनको इनसे नुकसान है, या और एरिया में जाएंगे तो उनको, जानवरों को, उनकी जो जीवन शैली उसमें बाधा पड़ सकती है, तो इसलिए उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो हम तो क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे नियम बनाए हैं कि आप कोर एरिया में नहीं जा सकते। 39 में क्या कहा गया है, मान लो आपको किसी किले में एंटर होने से कोई ऐसा कानून बना दिया कि आप किले में एंटर नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 49 क्या कहता था कि राष्ट्रीय महत्व का कोई भी जो स्मारक होगी, स्थान होगा, वस्तु होगी, राज्य की बाध्यता होगी उसकी रक्षा करना। तो ये राज्य कह सकता है कि भाई हम तो क्या कर रहे थे, हम तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे, उसका संरक्षण करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों के वहां जाने से उसको नुकसान पहुंचेगा, तो इसलिए हम तो उसका संरक्षण कर रहे थे, इसलिए हमने ऐसा कानून बनाया है। तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय ये संवैधानिकता विधि की जांचने के लिए कि क्या वाकई राज्य सही कह रहा है, उसने बाकी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसा कोई कानून बनाया है, और यदि न्यायालय पाता है कि हाँ उसने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसा कानून बनाया है, तो क्या कर सकता है, वो विधि को अवैध घोषित नहीं करेगा, वो विधि को संवैधानिक रहने देगा या विधि को
वैधानिक रहने देगा। ठीक है, तो मतलब फिर हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं हुआ। न्यायालय कहेगा कि नहीं, ये विधि वैधानिक है क्योंकि ये किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट, और 50 शब्द से तो ज्यादा ही हो गए। यदि 200 शब्द में लिखने आए तो वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन 200 शब्द में लिखने के लिए आए तो आप इसी तरह से एग्जाम्पल वगैरह देके इनके शब्द सीमा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपके 50 शब्द के हिसाब से हो गया है, ज्यादातर 50 शब्द में ही आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है हमारा नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर। ठीक है, हम देख रहे हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ठीक है, मैंने बिल्कुल वैसे बनाए हैं जैसे स्कूल लाइफ में हम लिखा करते थे, एक साइड इसके पॉइंट लिखेंगे, दूसरे साइड इसके लिखेंगे। मैं प्रेजेंट करूंगी तो मैं ऐसे ही प्रेजेंट करूंगी। आप यदि चाहो तो इनको पॉइंट में भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि नकारात्मक है, जैसा कि राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से रोकते हैं, जबकि ये सकारात्मक है, कुछ मसलों पर राज्य इनकी सहायता ले सकता है। तो आप इस तरह पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, या जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा करना। मैं लिखूंगी तो मैं इनको इस तरह से लिखूंगी, क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि यदि आप कॉपी को जितने सिंपल वे में प्रेजेंट करोगे तो आई थिंक एग्जामिनर को चेक करने में हेल्प होगी, उसे इजीली सब समझ में आ जाएगा, तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपकी कॉपी में। तो इसलिए मैं यदि प्रेजेंट करूंगी तो मैं ऐसे ही करूंगी। आपको यदि पॉइंट वाइज ठीक लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इनको। तो ये नकारात्मक है। कौन नकारात्मक है? मूल अधिकार। तो आप सोचोगे भैया मूल अधिकार नकारात्मक कैसे हो गए, वो तो हमारे अधिकार है। तो ये हमारे लिए नकारात्मक नहीं है, बल्कि कौन के लिए नकारात्मक है? राज्य के लिए। राज्य कौन सा? अनुच्छेद 12 वाला। यदि आपने पुरानी वीडियो वहां पे अनुच्छेद 12 की नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, क्योंकि भाग 3 और 4 में राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 से ही है। ठीक है, तो आपको इसलिए क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम राज्य कह रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राज्य के लिए नकारात्मक कैसे है भाई? राज्य को बहुत सारे उसमें रोक रखा है ना, कि राज्य किसी भी मूल अधिकार में रोका गया है ना कि राज्य किसी भी हालत में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, है ना, है जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन पर कर नहीं लगाएगा। तो ऐसे क्या करता है, कुछ मामलों में राज्य, ऐसे ही कुछ मामलों में राज्य को क्या काम करने से ये रोकता है। रोकते हैं क्या? मूल अधिकार, कि भाई राज्य ऐसा नहीं कर सकता, नागरिक के लिए उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। हालांकि कुछ आधारों पर निर्बंधन लगा सकता है, लेकिन राज्य को देखना पड़ता है कि भाई हम जो कानून बना रहे हैं उनसे मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, क्योंकि यदि ऐसा हो रहा होगा तो लोग कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां अपना मूल अधिकार वो सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा और क्या हो जाएगा? वो कानून असंवैधानिक घोषित हो जाएगा, अवैध घोषित हो जाएगा और राज्य की इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, इसी में नीति निर्देशक तत्व क्या कह रहा है कि ये सकारात्मक है। वही चीज है, किसके लिए सकारात्मक है? राज्य के लिए। कुछ मामलों में राज्य इनकी सहायता ले सकता है। इससे पहले वाला हमने जो आंसर समझा था उसमें 5th वाला पॉइंट हमने क्या देखा था कि विधि की संवैधानिकता जांचने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है? नीति निर्देशक तत्वों की सहायता ले सकता है ना। तो हमने वहां अच्छे से समझा था कि इनको आधार बना के राज्य किस प्रकार से किस प्रकार से राज्य कानून बनाता है, और यदि न्यायालय को लगता है कि भाई ये कानून क्या कर रहा है, किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू कर रहा है, तो फिर वो उसको अवैध भी घोषित नहीं करता। तो वही चीज है कि राज्य क्या करता है, कुछ कानून या कुछ नीतियों को बनाने के लिए इनकी सहायता लेता है। ठीक है, अगला, ये न्यायोचित है और ये गैर न्यायोचित है। कौन न्यायोचित है? मूल अधिकार। कैसे? तो इन्हें यदि ये लागू नहीं होते हैं, राज्य इनको लागू नहीं करता है, तो हम इन्हें जाके न्यायालय में लागू करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैसे है? न्यायोचित है। सेम वही है कि ये गैर न्यायोचित है, मतलब हम नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में जाके लागू नहीं करवा सकते, तो ये कैसे है? गैर न्यायोचित है। ठीक है, आगे के पॉइंट देखते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या है ये देखते हैं। इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। किसका? मूल अधिकारों का। भाई लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कैसे कि राज्य इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लोगों के ये अधिकार है, राज्य उनमें भेदभाव नहीं कर सकता, राज्य उनसे ये सब छीन नहीं सकता। यानी ये क्या कर रहा है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि हम राज्य के ही खिलाफ हमें अधिकार दे रहा है कि राज्य क्या नहीं कर सकता, व्यक्ति के खिलाफ तो दे ही रहे हैं, कोई व्यक्ति भी नहीं हनन कर सकता किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार का, लेकिन ज्यादातर हमें राज्य के खिलाफ दिए गए हैं कि भाई राज्य ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। मूल अधिकारों में यही सब कहा गया है कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, राज्य इस प्रकार की स्वतंत्रताएं उनको देगा, उन्हें शिक्षा का अधिकार देगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य होता है इनका, किसका? मूल अधिकारों का। नीति निर्देशक तत्व क्या कह रहे हैं कि इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होता है। अभी देखा हमने भाई, काम का अधिकार दे रहे हैं, समान वेतन का अधिकार दे रहे हैं, जीविका के साधन दे रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि भौतिक और आर्थिक संसाधन जो भी होते हैं उनका संकेंद्रण न हो, वो ऐसे हाथों में हो जहां अधिक से अधिक सामूहिक हित हो सके। ठीक है, तो ये सब राज्य करता है। तो ये क्या कर रहा है? दुर्बल वर्ग यानी अनुसूचित जाति जनजाति होते हैं, उनको शिक्षा देने का प्रयास करता है, उनको उनके अर्थ संबंधी जो हित होते हैं उनको सुरक्षित करने की कोशिश करता है। तो मतलब क्या कर रहा है? ये सामाजिक आर्थिक उन्हें समाज की मुख्य धारा में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? आपको वेतन वगैरह सुनिश्चित कर रहा है कि भाई इतनी मिनिमम वेतन तो मिले ही ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, तो आपका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास करता है। कौन कर रहा है? नीति निर्देशक तत्वों के थ्रू राज्य कल्याणकारी बन जाता है और राज्य ये सब आपको व्यवस्था कराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और इनका लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। समझ में आ गया होगा? ये राज्य के लिए आपके कोई भी अधिकार राज्य हनन नहीं कर सकता। राज्य के अधीन आपको क्या क्या अधिकार है, तो ये व्यवस्था करा रहा है, इसलिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। राज्य आपको बहुत सारे सामाजिक आर्थिक अधिकार दे रहा है, बहुत सारे सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? इसका उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अगला देखते हैं। ये स्वतः लागू होते हैं। जैसे संविधान बन गया है ना, तो यदि आप भारत में रहते हो तो जो आप भारत के नागरिक हो, तो नागरिक होने के नाते तो आपको सारे अधिकार मिले ही हैं। कुछ अधिकार आपको व्यक्ति भले ही आप नागरिक नहीं हो, भारत में आप निवास करते हो, तो भी कुछ अधिकार हमारे यहाँ व्यक्ति को दिए गए हैं। ठीक है, तो व्यक्ति होने के नाते भी आपको मिले हैं और नागरिक होने के नाते भी आपको मिले हैं, जो नागरिक को है सिर्फ। तो ये स्वतः ही होते हैं, ये संविधान में है तो है, और जो है वो आप भारत के राज्य क्षेत्र में हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई भारत का संविधान ब्रिटेन में लागू होने जाएगा। यानी सीधी सी बात है, आप भारत के राज्य क्षेत्र में हो और जो अधिकार संविधान आपको देता है वो आपको जन्म से स्वतः ही मिले हुए हैं। ठीक है, और इन्हें लागू करने के लिए विधि की आवश्यकता होती है। कैसे? कि भाई अनुच्छेद 43 हमारा कह रहा था कि राज्य क्या करेगा? राज्य जितने भी मजदूर होंगे उन्हें क्या करेगा? एक निर्वाह मजदूरी देने की व्यवस्था करवाएगा। मतलब उनको एक इतनी मजदूरी मिल जाए कि वो अपना अच्छा जीवन जी सके, अवकाश के दिन का उपयोग कर सके, सांस्कृतिक त्योहार वगैरह में भी शामिल हो सके, है ना। तो अब कैसे प्रयास करेगा? तो राज्य ने उसके लिए कानून बना दिया, मिनिमम मजदूरी एक्ट आया था अपने यहाँ। ठीक है, राज्य ने ये एक्ट बना दिया कि भाई आपको हर काम के लिए कम से कम इतने घंटे का यदि वो काम करते हैं तो आपको इतनी मजदूरी तो देने ही पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज है कि इनको लागू करने के लिए क्या करना पड़ता है? राज्य को कोई भी कानून या नियम बनाने पड़ते हैं नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके 2 पॉइंट और देख लेते हैं। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं भाई, तो ये आपको, हमको, सबको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन, मतलब ये अधिकार हमारा कल्याण ही तो कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब जैसे ही एससी एसटी को प्राप्त है तो सभी एससी एसटी के समुदाय को प्राप्त होंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब मान लो कोई विधि बनाई गई है और एससी एसटी के लिए बनाई गई है, तो ये एससी एसटी के समुदाय, पूरे एससी एसटी के समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाएंगे ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पर्सनली किसी एससी एसटी को दे देंगे कि भाई ये तुम्हें अर्थ संबंधी अधिकार मिल गया, ये आपको शिक्षा दे रहे हैं हम, ये आपको पेंशन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। मतलब मान लो यदि बूढ़े लोगों को पेंशन देंगे तो सभी बूढ़े लोगों को पेंशन देनी होगी राज्य को, है ना, उसी के लिए बताएगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, अगला है, ये कानूनी रूप से मान्य है। क्या, मूल अधिकार। भाई हमारे देश का सबसे बड़ा कानून संविधान इन्हें मान्यता देता है, ठीक है। और यदि आप नहीं लागू करोगे तो न्यायालय उन्हें लागू करेगा। तो इन्हें क्या प्राप्त है, कानूनी मान्यता प्राप्त है। इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मतलब इन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि सरकार को मनरेगा बंद करनी हो तो वो कर सकती है, आपको 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ दशाओं में जो आपको काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार मिल रहा था, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं कि राज्य को, आप उस सरकार को आपको देने भी हैं अधिकार ऐसा कुछ या नहीं देने। यदि वो ऐसा कोई कानून या योजना या नियम कानून कोई भी बनाया है, वो समाप्त कर देंगे इसे लागू करने के लिए, तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि न्यायालय तो इन्हें लागू नहीं करवा सकता। यदि मान लो मनरेगा बंद कर दी अभी की सरकार ने, तो आपको 100 दिन का काम नहीं मिलेगा। आप न्यायालय तो जा नहीं सकते कि भाई हमें 100 दिन का काम नहीं मिल रहा, हमारी मनरेगा क्यों बंद हो गई। ठीक है, तो वही चीज है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं कि सरकार को आपको इन्हें देना है कि नहीं देना है, लागू करना है कि नहीं करना है। तो यही चीज थी। ये 6 पॉइंट हो गए, काफी सफिशियंट हो गए 50 शब्द के हिसाब से। तो ठीक है, इन्हीं आधारों पर इनमें तुलना की जाती है, इनमें अंतर बताया जाता है, वो हमने सारे देख लिए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपकी हेल्प हो रही है। मैं वो क्वेश्चन सब कवर करने की कोशिश कर रही हूं जो बनने की संभावना है। ठीक है, ऐसा नहीं है अब तक कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए हैं, जैसे इनकी आलोचना वगैरह नहीं आई है, लेकिन चूंकि टॉपिक है तो आगे आ सकते हैं, तो इसलिए हम वो सब क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो मेंस में आने की उम्मीद है। ये अंतर तो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, मेंस की करिए। आप प्री में हैं तब भी आप मेंस की अच्छी तैयारी करके रखिए, क्योंकि कभी कभी मेंस में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ 2-3 महीने मिलते हैं और मेंस हो जाता है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपकी प्री वेस्ट नहीं जाएगी, यदि आपका प्री में सिलेक्शन होता है तो। और ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आप चैनल को पे नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।